आसिम की तो कोई औलाद है ही नहीं। उसका जो कुछ यहाँ पर है उसका शरन और कानून अनवारिस तो हमारी होगा ना। आसिम की अब तो उम्र काफी हो गई होगी, उसे अब वापस आ जाना चाहिए। अरे बेटा, ये सब चीजें हम कब्र में थोड़ी ले जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बैठ जाओ। वो मुनी न्याजी ने कहा है ना, कुछ उंज भी रागवां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। वाह वाह वाह, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है, मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता हूँ, जब भी तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मुझे लाइक तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, यू नो लाइक आसिम मिक्सड। प्लीज प्लीज कहाँ, पुलिस कहीं आ गई? पुलिस क्या मतलब? अच्छा सुनो ना, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि बीजान आएंगी तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने, ना तो नहीं करोगी ना प्लीज? अगर बीजान ने बहुत देर कर दी तो शायद ना कर भी दूं। बिस्मा प्लीज। बुखारी साहब। हेलो बुरहान, कैसे हो? ठीक। हैव अ सीट। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारे इंतजार में ऑलरेडी 2 कप कॉफी के पी लिए। ये तो अच्छी बात है बुखारी साहब, जो चीज़ इंतज़ार करके मिले उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। हम ऑलरेडी जानते हैं तुम्हारी वैल्यू। मेरी एक मजबूरी है, मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं, और तुम तो अपने बाप की तरह काफ़ी हैंडसम हो। ये एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? बुखारी साहब, इसका क्रेडिट भी मेरे बाबा को जाता है। मेरे मेंटोर जो हैं वो, उनका मानना ये है कि एज ए एडवोकेट इंसान को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होना चाहिए। जब इंसान फिजिकली फिट होता है तो उसकी सोच उसके कंट्रोल में होती है और वो बेहतर तरीके से डिसीजंस ले सकता है। वेल सर। ओ बाय द वे, ओल्ड मैन कैसा है? वो तो अपने आइडलिज्म के आगे किसी की सुनता नहीं है। वैसा ही है या कुछ कंपैटिबल हो गया है? बाबा के आइडियलिज्म ने ही उनको ज़रा एनर्जेटिक रखा हुआ है, और आपको ये सुन के मायूसी होगी कि उन्होंने अभी ओल्ड एज को वेलकम नहीं किया। You got a good sense of humor. मुझे खुशी हुई मिलके तुमसे। You're a reflection of your father. Thank you. So, shall we? केस डिस्कस करें? Good. You see, I have a problem. हुआ था इस कदर मानूस में जिंदा के लोगों से, क़यामत की घड़ी थी कैद से मेरा रिहा होना।
क्या बात है बाबा, आज आप सोए नहीं हैं या जल्दी जाग गए? अच्छा बीजान को आप कह देना मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ बुखारी साहब से मेरी बात हुई थी, आपके दोस्त फैन हो गए मेरे। ओह रियली, दैट्स ग्रेट। मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लग जाए। बीजान को कहता हूँ कि तुम्हारी नज़र उतारने का इंतज़ाम करें। अच्छा बाबा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके बेटा। क्या बात है मुइज़, कोई इंपॉर्टेंट हेयरिंग है क्या आज? सर किसी माजून नाम के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की बेल हेयरिंग है। आपको क्या लगता है बेल मिल जाएगी आज? मुइज़ हम वकील हैं, जज नहीं हैं। बख्तियार आपने नशफा से प्रॉमिस किया था जो वो मांगेगी आप उसे देंगे। अब प्रैक्टिस की परमिशन मांग रही है तो मैं नशफा को जॉब करने से मना नहीं कर रहा। स्कूल में पढ़ाए, कॉलेज में पढ़ाए, ट्यूशन दे, लेकिन कोर्ट और कचहरी उन मर्दों के साथ ये नहीं हो सकता। तुम कभी कोर्ट गई हो? तुमने वहां औरतों और मर्दों का इंटरेक्शन देखा है? वो गंदगी देखी है तुमने? हमारे खानदान की लड़की उस माहौल में काम नहीं कर सकती। ये ना माजी को कबूल होगा ना मुझे कबूल है। अगर ये कोई और जॉब करना चाहे तो ठीक है, लेकिन कोर्ट कचहरी नो। मेरा जैकेट लेके आओ। नशवा, नशवा, मुझसे बात मत करें। आपकी खामोशी मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। काश आपको एहसास होता कि आपके हिस्से की जिंदगी बाकी लोग गुजार रहे, तब शायद आप मेरे लिए फाइट कर लेती। तुमने कहा था तुम्हें लॉ पढ़ने का शौक है, तुम जॉब की कोई बात नहीं करोगी। अब अपनी बात से मुकर के तुमने नई जिद शुरू कर दी। नहीं यार, वो जब की बात है। लॉ कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है जिंदगी ये नहीं है जो इस घर में हम गुजारते हैं लगी बनी रूटीन के तहत, बल्कि जिंदगी तो वो है जिसमें इंसान खुद को एक्सप्लोर करता है, अपनी पहचान बनाता है, प्रोफेशनल डिग्री जो डिस्टिंक्शन के साथ हासिल की उसको वैल्यू करता है, उससे दूसरों की मदद करता है। बंद करो ये किताबी बातें। एक लड़की का असल मकाम उसका घर होता है। वो शादी करती है, नए रिश्ते बनाती, घर बसाती, बीवी बनती, माँ बनती है। इसको एक्सप्लोर करना ही तो कहते हैं। क्या चाहिए तुम्हें और? अच्छा, और एक्सप्लोर करने का सफर तब खत्म हो जाता है जब वो बेवा हो जाती है, अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरों की मोहताज हो जाती है। इसको मोहताजी नहीं कहते। औरत की किफालत मर्द की जिम्मेदारी होती है और यही दीन का हुक्म भी है। और अगर मर्द ना रहे तब क्या हुक्म है वो भी बता दें। तो फिर औरत बेवा कहलाती है और एक बेवा के लिए उसके अपने माँ बाप भी पराये हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई अपनेपन का ढोंग भी करे ना तो नाशुक्री नहीं करते, समझी? नशवा बात सुनो। प्रैक्टिस ही तो करना चाह रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बेनिश ने आपसे जॉब की इजाज़त मांगी हो। मैं समझती हूँ आप जो कुछ कह रहे हैं उसके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं आप चाहे जितना मर्जी उसके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, रहेगी तो वो बेहजाद की बेटी ही ना। बेहजाद की बेटी हुई तो क्या हुआ? खुली छुट्टी दे दूं? सवाल तो मेरी इज्जत और तरबियत पे होगा ना। अख्तियार, खून का बहुत असर होता है। बिल्कुल बेहजाद की तरह जिद्दी और हठधर्म है वो। आप उसके लिए जितना मर्जी अच्छा कर लें, लेकिन वो कभी भी बेटी बनकर नहीं सोचेगी आपके बारे में, भतीजी बनकर सोचेगी। और आपके हर अच्छे किए हुए के बारे में यही सोचती रहेगी कि आपने उसके साथ ज्यादती कर दी है।
और मुझे एक बात बताएं, दुनिया को क्यों मौका दे रहे हैं बात करने का? वो तो यही कहेंगे यतीम भतीजी के साथ ज्यादती की। कौन सी ज्यादती की है हमने? हर खानदान के अपने अपने रिवाज और उसूल होते हैं। जब अगर नहीं पसंद हमें तो नहीं पसंद, हमें नहीं पसंद कि मर्दों की बराबरी का काम करे, बात खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर जिसे बहू बनाने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो नौकरी करती है, और ना सिर्फ जॉब करती है बल्कि मर्दों के साथ काम करती है। अम्मार और फरियाल की शादी के बाद क्या आप फरियाल को भी जॉब से मना कर देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, वक्त के साथ साथ इंसान को अपने असूल और सोचों में थोड़ी नरमी लेकर आनी पड़ती है। और फिर ये भी तो देखिए ना, आजकल वकील कितना अच्छा कमा रहे हैं। अम्मार और बीनिश की शादी के बाद नशफा की शादी का सारा खर्च भी तो हम ही ने करना है, तो अच्छा नहीं है तब तक जरा नशफा कमाई करके थोड़ा कुछ सेव कर लेगी। नशफा की शादी का खर्चा हम क्यों उठाएंगे? बहजाद की अपनी ज़मीनें हैं, प्लाजा हैं, दुकानों से रेंट आता है उसका, सब माजी के पास है अकाउंट में। ये तो माजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अख्तर, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आप माजी को नहीं जानते। माजी बहजाद का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ उसकी बरसी के लिए यूज़ करती हैं, ना नशवा को कुछ देती है ना ही बिस्मा को। क्यों? नशवा का सारा खर्च आप उठाते हैं, बिस्मा को भी पॉकेट मनी आप ही देते हैं। पॉकेट मनी देना अलग बात है बेगम, और शादी का खर्चा उठाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिस्मा से याद आया, उसको बोले मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करवा दे। बिस्मा को कपड़ों के लिए आप खुद भी कह सकते हैं। इस वक्त जो बात मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस पर जरा गौर करें। वैसे तो हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, लेकिन आज जो तुमने कहा है इसके बारे में भी सोचना शुरू कर दूँ। अब जाओ ना, माजी को बोलो जल्दी से आ जाओ। भेज रही। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सोचें अम्मी, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होती, मैट्रिक के बाद आपकी शादी ना हुई होती, तो आज आपको ये सब कुछ ना करना पड़ा होता। नसीब को जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। नसीब बदला तो जा सकता है ना, अगर इंसान चाहे तो। अब्बू के इंतकाल के बाद आपको जॉब कर सकती थी, थोड़ी से आपके पास अपने पैसे होते जिन्हें खर्च करते हुए आपको ये खौफ ना होता कि खत्म हो जाएंगे तो दोबारा कैसे मांगेंगी। आप ही, मैंने तो कभी प्राइस टैग चेक ही नहीं किया। मुझे तो जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं फ़ौरन से उठा लेती हूँ। हाँ, बख्तियार चीखते रहते हैं कि मेरा कार्ड बहुत यूज़ हो रहा है, लेकिन उनकी सुनता ही कौन है? भाई ये सब मज़े तुम पाकिस्तानी औरतों के ही हैं। यहाँ पे तो हर एक को खुद काम करना पड़ता है, फिर कहीं जाके सेविंग होती है, और इतनी मुश्किल से पैसे जब आप कमाते हैं ना तो खर्च करते वक्त हाथ खुद ब खुद रुक जाता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये शॉपिंग देखें, मैं कल ही करके लेकर आई हूँ। बहुत रश था सच्ची। नई कोई कलेक्शन आती है तो फौरन औरतें आ जाती हैं खरीदने के लिए। अच्छा, आप ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने पिछले साल बहजाद की बरसी पे पहना था। मेरे टाइप का नहीं है, इसलिए दोबारा कभी पहना नहीं। सोच रही हूँ ना बिस्मा को दे दूँ, सिंपल सा है, वो बेचारी पहन लेती है, कहीं आती जाती तो है नहीं। बिस्मा कैसी है? ठीक तो है ना वो? वैसे बिस्मा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 100 दफ़ा शुक्राने के नफल पढ़ा करो। यहाँ पे तो कोई हाउस हेल्प का तसव्वुर भी नहीं है। जो भी आपने करना है खुद करना है, चाहे बीमार हैं चाहे मर रहे हैं, काम आपने खुद ही करना है। तुम्हारा तो पूरा घर बिस्मा ने संभाला हुआ है और तुम बरियत जमा हो हर चीज़ से। उसका ख्याल रखा करो, तुम्हें बहुत अजर मिलेगा और खुश भी रहोगी तुम। आपकी अपनी ज़िंदगी होती, आपका अपना घर होता। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तुम्हारे ख्यालों की दुनिया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बेवा औरत, और वो भी एक बेटी की माँ, उसके सर पे छत ना हो
तो ये दुनिया उसके लिए जंगल बन जाती है जिसमें हर तरह के, हर नस्ल के जानवर होते हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें वाकई मेरी लाइफ में ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैं तो हर वक्त शुक्र अदा करती रहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ आप ही अगर उसने दूसरी शादी कर ली होती तो मेरा क्या होता। मेरी तो माँ जी के साथ बिल्कुल नहीं बनती। ये तो बिस्मा ही है जिसने उन्हें संभाला हुआ है। वैसे बिस्मा की शादी ना करके उन्होंने बहुत ज्यादती की है। जिस उम्र में वो बेवा हुई थी ना, उस वक्त हम कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन कोई क्या कर सकता है, उसकी तो किस्मत ही खराब है। बिस्मा की किस्मत खराब खाला जान की वजह से हुई है। फसाद बचपन से ही बीमार था, क्या जरूरत थी उसकी शादी बिस्मा से करने की। आसिम उससे शादी करना चाहता था। अगर उसकी आसिम से शादी हो जाती तो वो आज मजे में जिंदगी गुजार रही होती, हमसे ज्यादा खुश होती। और आसिम उससे शादी करना भी चाहता था। तो करता ना शादी, पीछे क्यों हट गया? एक ही बार रिश्ता मांगा और उसके बाद गायब। कभी कभी गायब होना पड़ता है जब सामने खाला जान जैसे और बख्तियार भाई जैसे लोग हों। कभी कभी जंगल के जानवरों को निपटाना आसान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जंगली जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम ये वकालत की नौकरी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, सारी बातें मानूंगी तुम्हारी। तुम किसी स्कूल में नौकरी कर लो, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और भाई साहब को भी बुरा नहीं लगेगा। खैर, तुम अपने ससुराल वालों को नहीं समझोगी। खाला जान और बख्तियार भाई मेरी गुड बुक्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। बख्तियार ने आपको क्या कह दिया? कौन सी ज्यादती की आपके साथ? मैंने कब कहा कि बख्तियार ने मुझसे मिसबिहेव किया है? अम्मी, मैं ना बाकी लोगों की तरह इंसानों वाली मिट्टी से बनी हूँ। मैं भी चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारूँ। हर दफ़ा मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? और ये पैसे कमाना मेरा शौक़ नहीं है, ज़रूरत है मेरी, ताकि आपकी मजबूरी और अपना सब्र अपनी कमाई हुई खुशी में बदल सकूँ। ये जो हर महीने आपको दादो और बड़े अब्बू से जेब खर्च मिलने की उम्मीद होती है ना, नफरत है मुझे इस उम्मीद से। ज़हर लगते मुझे वो हाथ जो मेरी माँ के हाथ में मेरे बाप के पैसे गिन के रखते। खैर छोड़ो इस बात को, बात निकलेगी तो बहुत आगे तक चली जाएगी। मेरे ख्याल से जहांगीर हॉर्न दे रहे हैं, मुझे निकलना है, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा बैग याद से ले लीजिएगा। फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय, टेक केयर। एक बेवा औरत थी और वो भी एक बेटे की माँ। उसके सर पे छत ना हो तो ये दुनिया उसके लिए जंगल बन जाती है जिसमें हर नस्ल के जानवर होते हैं। नशवा, अम्मार से गाड़ी की चाबी मिल गई है, चलो मेरे साथ। यूँ जाएंगे और यूँ आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? और मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं नहीं जाएंगे। मेरा भी तो मूड नहीं होता, मुझे तो घसीट के ले जाती हो तो। और तुमने कहीं गाड़ी मार दी ना तो शामत मेरी आएगी, ड्राइव तो आती नहीं तुम्हें। ये फजूल बातों का वक्त नहीं है। अम्मार अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है, तो इसका मतलब है आज गाड़ी सारा दिन हमारे पास है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। अच्छा, बल्कि तुम्हें रेडी होने की भी ज़रूरत नहीं, आ जाओ आ जाओ। चश्मा पहन लूँ, मोबाइल पकड़ लूँ? हाँ हाँ आ जाओ, चलो ना, आओ। आ रही हूँ, बोलना बंद करो। थैंक यू सो मच। चलो किस कदर शोर है यहाँ पे, कैसी जगह है ये, कैसे कंसंट्रेट करती हो यहाँ पे? तुम्हें किसने कहा है कि हम कंसंट्रेट करने यहाँ आते हैं? तुम यहाँ चाय वगैरह पीने आते हैं, चिल करते हैं। काला कोट पहन के बड़ा तुम चिल करती हो यहाँ पे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। गलत जगह खड़ी की है तो करके ना ले जाएं, ठीक है? अच्छा सुनो, थैंक यू इसको यहाँ लाने के लिए। या थैंक यू, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है?
सुनो, मुझे तुम्हारी एक कज़न अच्छी लगती है, तुम्हारी तरह डेयरिंग है। कोई कहानी मत डालना, मुझे परमिशन नहीं मिली है, मूड ऑफ है। बल्कि तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है, सोई नहीं मैं, ये था, पकड़ो संभाल के रख। ये तुम्हें इसके लिए आने की ज़रूरत नहीं थी, पागल हो क्या? मैं तो खुश हो गई थी कि तुम आज ज्वाइनिंग दे रही हो। को और बात करो यार। वो देखो, अरे देखो ना। पता नहीं इस बंदे को वकील बनने का मशवरा किसने दे दिया। इसको देख के सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के प्रोफेशनल्स दिमाग में आते हैं। और मॉडल तो क्या बना बनाया है, मॉडल कहीं से नहीं लगते, बैरिस्टर ही लगते। और तुम ये क्या फजूल लड़कियों की तरह इतनी डिस्परेट होकर कभी गुड लुकिंग लड़का नहीं देखा? यार सिर्फ गुड लुकिंग की बात नहीं है, ये बाकी सबसे ज़रा अलग लगते हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी, देखो इम्तियाज़ साहब ने तो बार की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले लिया है और हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई है इनके साथ। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ इनके साथ काम करने के लिए। यार नशवा, क्या बोलता है ये बंदा? तुम इनसे मिलोगी तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन आएगा। तुम इनके इश्क से निकलोगी तो मुझे किसी से मिलवाओगी ना? हाँ वैसे आज तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बारी साहब भी मुझे इनके इश्क में मुब्तला लग रहे हैं। मेरे साथ बैठे वो बारी साहब हैं, मैं सीनियर है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, थोड़े ओल्ड स्कूल। तोड़ दिया ना यार। एक तो वकालत को इन लड़कियों ने एंटरटेनमेंट समझ के रखा हुआ है, घर से बाहर रहने के लिए एक बहाना। तुम्हें यहाँ एक भी सीरियस लेडी वकील नजर नहीं आएगी, आई कैन बेट यू। नुकसान कर दिया बेचारे कैंटीन वाले का। चाल है बाबा, खेला कागज चाला है सब कह लो पिया। हाँ ठीक है। चाल अंदो खेला को पिया, बार बच्चा ठीक है? शुक्र हम सही शुक्र। गुल खणी हल्की वट गानी हेदा हेदा। अच्छा हालत वाल लगाए रखी आते इधर से सही तू ना के कम तो करे ते जॾहिं अचां मेरी सब हालत ख़राब लगी पई आहे। 20 साल तोखे थिया आहिनि कम कंदे, बुराए माण्हू हींअर ॾीन पैसा वठ। जल्दी सफ़ाई खपे मूंखे, मां जी गोड़ पई करे अंदर। इंशाअल्लाह सफ़ाई सब के ॾिसंदा। माँ जी, माँ जी ता पंहिंजो कमु कर।
भली भी आज की ये फातह आखिरी थी, इसके बाद आपको यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। महकमे वालों को लेटर मिल चुका है। अगले हफ्ते तक इस पूरी ज़मीन की बाकायदा पैमाइश के बाद इसका कब्ज़ा हमारे हवाले हो जाएगा। हम भी बस बेजात की बरसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। तुमने ये खबर आज के दिन के लिए संभाल कर रखी थी? मैं चाहता था कि बेजात की बरसी ख़त्म हो तो मैं आपसे बात करूं। बस बख्तियार बस, तुमने इस ज़मीन के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही लापरवाही और बुज़दिली दिखाई है, वरना इन लोगों की क्या औकात है। जिस ज़मीन पर कब्रिस्तान बन जाए वो ज़मीन कोई और नहीं ले सकता, ना ही कब्जा कर सकता है। मेरे शौहर और बेटे की कब्रें हैं यहाँ पर। ओ बीबी, ये ज़मीन हमारे बुजुर्गों की है, और जहाँ तक रही बात गैरत की, उसका मतलब हम बाखूबी समझते हैं। बस आपको यतीमों का हक अपना समझने की आदत हो गई, चाहे वो कब्रिस्तान हो या फिर कोई मकान। लेकिन एक बात याद रखना कि जो ज़मीन है ना, अपना हक खाने वाले पर कभी मेहरबान नहीं होती। अपनी औकात में रहो कादिर। बख्तियार, मेरे शौहर और बेटे की ये आखिरी आरामगाह है, ये उनकी ख्वाहिश थी। क्या मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करती? तो हो गई ना ख्वाहिश पूरी। कब्रें अपनी जगह पर ही रहेंगी, बस आपका कब्जा इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम चाहते तो इस ज़मीन को बिल्डोज करवा कर इन कब्रों का नामो निशान तक मिटा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? इंसानियत के नाते। मगर इनको इंसानियत के बारे में क्या पता। ठीक है, तो फिर अदालत में मुलाकात होगी। हाँ हाँ, बड़े शौक से जाइएगा अदालत, देख लेंगे हम भी। चल भाई। आज ही वकील को बुलाओ और कहो उसे नया केस दाखिल करे। इस छोटे से टुकड़े के लिए एक और केस करें हम? सारी जिंदगी मेरी गुजर गई आपके केसेस हैंडल करते करते। एक सुलझाता हूँ, दूसरे में फंसा देती है। अच्छा भला मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है, उसमें मुझे फोकस करने दें। जाने दें इस बात को, जाने दें जमीन को। आप नहीं जाने दे सकती। कैसे जाने दूं? मेरे शौहर और मेरे बेहजाद की खबरें हैं यहाँ, उनकी आखिरी आरामगाह है। कैसे दुश्मनों के हवाले कर दूं? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम वकील से बात करो, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन लिया तुमने? एमए एसोसिएट्स को हमने 15 डेज़ की एक्सटेंशन दिला दी है। उसके अलावा जाहिद जुबैरी साहब कह रहे थे कि मुझे स्टे ऑर्डर दिलवा दें। ही वांट्स एटलीस्ट 3 months स्टे ऑर्डर, विच इज़ वेरी नेसेसरी। सो आई हैव मेड अप द ग्राउंड्स। मैंने उस पर काम तो शुरू कर दिया है। होपफुली वी शुड बी। अरे पीछे क्या देख रही हो? अंदर बैठो तुम आके। वो तो देखो क्या हो। यार वो कोई देखने की चीज है। कम ऑन यार, आओ अंदर। एक तो पहली थी पैनिक सिचुएशन, वो देखो, वो देखो। माँ जी, क्यों आप अपसेट हो रही हैं? बेजात की बर्जी के सारे इंतज़ाम हो चुके हैं। इनफैक्ट कल रात को ही मैंने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि खाने का बंदोबस्त कर दें और भेज भी दें। सारे ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब सबको दावतनामे भेज दिए थे ना। बाजी दावतनामे चले गए, यतीम खाने में खाना चला गया, मैंने पर्सनल फ़ोन कॉल्स भी कर दिए हैं। आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। खुदा का शुक्र है, मैं आज 2 शुक्राने की नफल अदा करूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना बिनिश। अरे यार
ना तुम्हें ये गाड़ी जब चलानी नहीं आती तुम्हें पता नहीं है कि वो अपने दिल के साथ अपने दिमाग को भी समझा दो। मेरे जाने के बाद ये सारी रिवायतें तुमने जारी रखनी है। बहज़ाद के हिस्से के जो पैसे आते हैं ज़मीनों से वो उसकी रूह की सवाब के लिए जाते हैं। इससे मुझे सब्र मिलता है। यार हैंड ब्रेक नहीं मारना, अपार मुझे मारेगी, किसको लग गई ना गाड़ी गई। ये नशवा अमार के साथ कहाँ गई थी? पता नहीं भाई। निकली लड़कियों। ओ शिट 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 शिट। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? हम शॉपिंग से आ रहे हैं। शॉपिंग पर गई थी। तुम्हारे बाप की बरसी है, उसकी रूह को सुकून कुरान की तिलावत से मिलेगा, तुम्हारी शॉपिंगों से नहीं। कुरान खत्म किया है कि नहीं? जी दादो किया। तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आऊंगी मैं। यार एक तो लेते अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अच्छा बस पसीने आ रहे, गर्मी हो रही, परे हटो। कितनी अजीब रिवायत है ना हमारे घर की। जो इस दुनिया से चला जाता है उसकी रूह को खुशी देने के लिए सब कुछ किया जाता है। गरीबों में कपड़े बांटे जाते हैं, यतीमों को खाना खिलाया जाता है, कब्र पे फूल रखे जाते हैं महंगे वाले, और जिंदा इंसानों की ख्वाहिशों पे मिट्टी डाल दी जाती है, वो भी एहसान की। सोचे अब्बू की जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा उन्हीं की बेवा और बेटी को दे दिया जाता तो उनकी रूह को ज़्यादा सुकून ना मिलता। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? कैसी कड़वी कसैली बातें कर रही हो? कड़वी कसैली आपको इसलिए लग रही है क्योंकि सच बातें। अब्बू के साले सवाब के लिए उनकी बरसी पे उन्हीं के हिस्से में से दिल खोल के खर्च किया जाता है, और जब बात आती है मेरी और आपके जेब खर्च की तो उनके दिल भी खिंच जाते हैं और जेब भी। हाँ तो हमारी तो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं ना, क्या ज़रूरत है हमें पैसों की? है चाहे बिनिश के रिजेक्टेड कपड़े हों या अमार का सुबह का या कल का बचा हुआ पराठा, आप तो कहेंगी एडजस्ट करो। माँ जी कहती है ना, खाना ज़ाया होने से बेहतर है कोई खा ले। चाहे उस पराठे को देख के उल्टी क्यों ना आ रही हो। और दादू के फजूल के असूलों के सबक आप मुझे मत पढ़ाया करें, उनमें ना तो एहसास है ना इंसाफ, सिर्फ खैरात है। तुम क्यों मुझे मुजरिम ठहराने पर तुली हुई हो? अभी नवाजी हो भाईजान ने सुन लिया तो वो यही समझेंगे कि मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाती। हाँ तो सुन लें, जब किसी को मेरी परवाह नहीं है ना तो मुझे किसी की क्यों। सना से मिली थी मैं आज, ट्रेनिंग शुरू हो गई है उसकी, कुछ दिन में लाइसेंस मिल जाएगा और फिर उसकी अपनी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ये तुम तो बीनिश के साथ बाजार गई थी, सना कहाँ से आ गई बीच में? वो उसका ब्रेसलेट रह गया था मेरे पास। अम्मी क्या हो गया? अब फिर हाथ जला लिया आपने। अरे हटो। अरे जब पानी डाली, हर दफा यही करती हैं आप, देखिए किस कदर जल गया। बिस्मा, बिस्मा, जी भाई साहब आपने बुलाया था मुझे? कहाँ होती हो तुम सारा दिन? वो किचन में थी, मैं काम कर रही थी। किचन तो तुम्हारा हुजरा ही बन गया है। वो मासी कहाँ है जो रखी है? क्या नाम है उसका? नफीसा। हाँ, उसको किस चीज के पैसे दे रहे हैं हम? उससे काम करवाओ ना। भाभी और माँ जी को उसका काम पसंद नहीं है तो बेहतर है कि मैं खुद ही कर लूँ। काम पसंद? ये सी कर दो अच्छी सी।
बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, अच्छी सी हिस्ट्री का खिलौना। और ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ मुझे जरा, दिखाओ ना। ये तो बहुत बुरी तरह जल गया है। अरे एक मिनट। भाई साहब ठीक है। तो लो, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है, अच्छी तरह। भाई साहब आप ये मुझे दे दें, मैं ये खुद लगा लूंगी। ठहरो। ये भी और ये भी। एक मिनट। रख लो, कुछ नए कपड़े बनवाओ अपने लिए। क्या हाल बना रखा है अपना। लोग क्या कहेंगे कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तो पता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपने भाई की बेवा नहीं समझा। अख्तियार क्या है ये?